हर घर तिरंगा रैली का आगाज। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने हर घर तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी। कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। नो हिंसा की सुनवाई हाईकोर्ट चीफ जस्टिस करेंगे। जस्टिस अरुण पल्ले की बेंच का इनकार। सरकार बोली नियमों के तहत बुलडोजर चलाया। विधानसभा के मानसून सत्र में घमासान। सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने एक दूसरे के बीच जमकर हुई तीखी नोकझोंक। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर घमासान। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन। उत्तराखंड में कई जिलों में रेड ऑरेंज अलर्ट जारी। सीएम धामी ने लोगों से की अपील। कहा अनावश्यक यात्रा से बचें। देश के 14 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के सोलन में लैंडस्लाइड। NH5 बंद। उत्तराखंड में गुप्तकाशी गौरीकुंड हाईवे पर पत्थर गिरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मेरठ से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सपा नेता ने सीमा हैदर को नसीहत दी है। साथ में अमित जानी को भी पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली है। अमित जानी को सीमा हैदर पर फिल्म बनाने पर नसीहत मिली। सपा नेता ने दोनों को पाकिस्तान की फ्लाइट की टिकट भेजी है। अंजू पहले से वहां है और वहीं पर फिल्में बनाएं, अभिषेक ने कह दिया है। अमित जानी को बताया बीजेपी आरएसएस का एजेंट। अमित जानी की फिल्मों को बीजेपी दफ्तर से हो रही है फंडिंग। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीमा हैदर को नसीहत मिली है। इसके साथ ही अमित जानी को भी नसीहत मिली है। उन्होंने कहा कि अंजू पहले से ही वहां पर हैं और वहीं पर जाकर फिल्म बनाएं। टिकट भेजा गया है इन्हें। अमित जानी को उन्होंने बीजेपी और आरएसएस का एजेंट बताया है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अमित जानी को फिल्में पाकिस्तान जाकर बनाने की नसीहत दे डाली है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर फिल्में पाकिस्तान जाकर बनाने की नसीहत दी गई है। और देखिए, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीमा हैदर को एक तरफ नसीहत मिली है, वहीं दूसरी ओर सीमा हैदर पर फिल्म बना रहे निर्देशक को भी नसीहत दी गई है। बुलंदशहर से अगली बड़ी खबर है, जहां बीबीनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो बुलंदशहर से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। चेकिंग के दौरान डग्गामार बस में पकड़ी गई शराब। 120 पेटी अवैध अंग्रेजी हरियाणा मार्का शराब पुलिस ने जब्त कर ली है। चालक और डग्गामार बस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चालक से पूछताछ कर रही है पुलिस। बीबीनगर से सैदपुर रोड का पूरा मामला बताया जाता है। चालक एवं डग्गामार बस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। 120 पेटी अवैध अंग्रेजी हरियाणा मार्का शराब पुलिस ने जब्त कर ली है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और चालक एवं डग्गामार बस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो चालक एवं डग्गामार बस को पुलिस ने हिरासत में लिया। चालक से पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूरे मामले में पूछताछ जारी है। बीबीनगर से सैदपुर रोड का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो सैदपुर रोड का ये पूरा मामला है। बुलंदशहर से खबर। तो बुलंदशहर से ये आम खबर आपको बता दें, चेकिंग के दौरान डग्गामार बस में शराब पकड़ी गई है। तो चेकिंग के दौरान शराब पकड़े जाने की बात सामने आई है। 120 पेटी अवैध अंग्रेजी हरियाणा मार्क शराब पकड़ी गई है। आम खबर आपको बता दें, चालक एवं डग्गामार बस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मेरठ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर दंपत्ति को घर में घुसकर गोली मारने का एक मामला सामने आया है। व्यापारी DK जैन की पत्नी की भी इसमें मौत हो गई है। नकाबपोश हमलावरों ने मारी थी गोली और कारोबारी के अस्पताल ले जाते समय हो गई थी मौत। CCTV में कैद हुए थे हमलावर। पुलिस की 5 टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी हुई हैं। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के दहली गेट का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो दहली गेट का ये पूरा मामला है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कारोबारी के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। कारोबारी के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। CCTV में कैद हुए थे हमलावर। यह आम खबर आपको हम बता दें। और पुलिस की 5 टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी हुई हैं। तो पुलिस की 5 टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी हुई हैं। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के दहली गेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और मेरठ से खबर, दंपति को घर में घुसकर गोली मारने का एक मामला सामने आया है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और व्यापारी डीके जैन की पत्नी की भी मौत होने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और नकाबपोश हमलावरों ने गोली मारी थी। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं, जहां पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति बेअसर साबित हो रही है। यहां यूपी सरकार के सख्त निर्देशों को बताकर यहां सदर के निबंध कार्यालय में खुलेआम हो रही अवैध वसूली को लेकर बेनामा लेखकों व वकीलों ने आज कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए हाल ही में आए नए सब रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की और पूरे मामले में उच्च अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। और साथ ही पूरे प्रकरण को लेकर आईजी स्टाफ को भी ज्ञापन सौंपा गया है। एसटी व एससी से अन्य के नाम किए जाने वाले इकरारनामा को रजिस्ट्रीकरण करने से पहले मना करते हैं, फिर अवैध रूप से पैसों की मांग कर रजिस्ट्री कर देते हैं। यहाँ के उप निबंधक हैं, उनकी कार्यशैली, उनके बर्ताव, उनके लेन देन और उनके जो कार्यकलाप हैं, जो फर्जी काश्तकारों को जो फर्जी जो आते हैं पत्रकार व अभियुक्ताओं के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। मनमाने तरीके से वसूली करते हैं। वसूली इतना इसमें पड़ेगा, इतना इसमें पड़ेगा, इतनी मालिक में इतना रुपया पड़ता है। ये इनके यहाँ के नियम हैं। ये नियम ये कह रहे हैं कि इन नियमों के तहत अगर रजिस्ट्री कराना है तो कराइए, नहीं तो हमारी पहुंच ऊपर तक है। हम शासन से आए हैं और पैसा दे के आए हैं, 50 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, इनको दे के आए हैं। अगर आप लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जो करेंगे वही सही है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा कांग्रेस मुख्यालय लेकर चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। बिहार में 107 रुपए 22 हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुँचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेथे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेथेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं। मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं,
आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। अब आप अपने सवाल पूछिए। वुड यू लाइक मी टू से इट इन इंग्लिश? I watched the Prime Minister of India yesterday speaking for 2 hours, laughing, joking, लगाing naras in the parliament. The Prime Minister would say one line and the entire BJP would shout another nara. The Prime Minister seems to have forgotten that the state of Manipur is on fire and has been on fire for 4 months. Women and children are dying over there. People are being murdered. Women are being molested, are being raped. And the Prime Minister of India is sitting in the middle of the parliament shamelessly, laughing. This is not about Rahul Gandhi. This is not about the Congress party. This is not about the opposition. This is about India. It's about our country. A state has been decimated. It has been destroyed. It does not exist anymore. And it has happened because of the politics of the BJP. Divide and rule and burn. That is why in my speech I said, Bharat Mata has been murdered in Manipur. It's very interesting. For the first time, the words Bharat Mata have been expunged from the parliament. It's an insult to those words. Whatever I said that is wrong. I have said Bharat Mata, which is an idea, which is the idea of India, where everybody lives peacefully, harmoniously, with affection, has been killed in Manipur. It's a fact. So, the word itself now cannot be spoken by the people of India. We cannot say Bharat Mata in parliament. I want to tell you about my own personal experience of Manipur. I've spoken to you about, I spoke in parliament about the women I met, the pain I heard. But I want to tell you why I said India has been murdered in Manipur. And I said it because Manipur no longer exists as a state. A state requires control. A state requires authority. That is disappeared in Manipur. It does not exist. And I saw this with my own eyes. When we went to Manipur, when we went to the Meitei area, we were categorically told that please ensure, we want you to come, we love you, but please ensure that if there are any cookies in your security detail, they do not come into our area or we will shoot them. When I went into the cookie area, we were told the same thing. We love you, we want you to come. But please make sure, if there are any Meiteis in your security detail, we will shoot them. Do not bring them here. Before going to the Meitei area, we had to remove all cookies from our security detail. Before going to the cookie area, we had to remove all Meiteis from our security detail. When we went there, the security forces, central security forces, told us we have never seen anything like this. We were told it is completely outside our control. Okay? That is why I said Manipur has been murdered by the BJP and the idea of India has been murdered by the BJP in Manipur. I was not speaking metaphorically. I was speaking literally. Now, the Indian army, it will take the Indian army 2 days to put an end to the nonsense that is going on in Manipur. The Prime Minister refuses to stop the fire. He wants Manipur to burn. He allows Manipur to burn. Because if he did want it to stop, there are tools in the hands of the Indian government that can stop it immediately. I know. I have full faith in our army. I know. And every Indian citizen knows that if the Indian army is told, please put an end to this, it will stop immediately. There are reasons for the PM not being able to go to Manipur. I'm aware of those reasons. I don't want to say them publicly. But there are clear reasons as to why the Prime Minister is not going there. That is why we wanted the Prime Minister to speak in Parliament.
That is why we wanted Manipur to be on the agenda in Parliament. And what did the Prime Minister do? He ridiculed the state. He ridiculed the women of the state. He laughed at the women of the state. That's the truth. Now please ask your questions. संजीव माइक देना यार. Finally, I just want to say one thing again in English. See, the Prime Minister, when he becomes Prime Minister, he ceases to be a politician. He becomes the representative of the voice of this country. The politics should be put aside. And the Prime Minister should speak not as a petty politician, as the leader of a political party, but the Prime Minister should speak with the weight of the Indian people behind him. And it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad, because the Prime Minister does not understand what he actually is. He is our representative. He's my representative. He's all our representative. And watching the Prime Minister spend 2 hours talking about the Congress, talking about the opposition, making ridiculous remarks about the name, this really does not do justice to an Indian Prime Minister. I've seen Prime Ministers from the Congress party, I've seen Prime Ministers from the BJP, I've seen Mr. Vajpayee, I've seen Mr. Dev Gowda. None of them have ever done this. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is. Rahul ji, you wanted the Prime Minister to speak in Parliament, and now that he's spoken, and you've said that he wants Manipur to continue to burn. So what is the Congress Party's next step to retrieve Manipur and save it? The only conclusion I can draw, because the Prime Minister has tools in his hand that can stamp out the fire in Manipur certainly within 3 or 4 days. But for some reason he is refusing to use those tools. Right? The Prime Minister could at least go to Manipur, talk to the communities, and say, I'm your Prime Minister. Let's start talking. It will be taken seriously. So I don't see any intention. राहुल जी कल ये भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 2018 में ये लेके आए थे, 2023 में विश्वास प्रस्ताव लेके आए और 2023 में भी लाएंगे. तो एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि हमारी सरकार अगली बार भी बन रही है. एक पॉलिटिकल बात भी उन्होंने कही. तो आप उनके पूरे भाषण को आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल भाषण ज़्यादा था, मणिपुर पे बात बहुत कम थी. तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, भाषण हिंदुस्तान के बारे में नहीं था, भाषण नरेंद्र मोदी जी के बारे में था. वो अपनी राय, अपनी राजनीति, अपने एम्बिशंस वो आपको दे रहे थे. सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं. सवाल ये है कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं. सवाल ये है, अगर ये प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं तो ये पब्लिक मीटिंग में कहें. मजाक बनाना चाहते हैं तो जब मणिपुर नहीं चल रहा है तो करें. बट प्रधानमंत्री को यह समझ आनी चाहिए, बात समझ आनी चाहिए कि पार्लियामेंट में जो चर्चा हो रही थी वो उनके बारे में नहीं थी, वो मणिपुर के बारे में थी. सर नमस्कार. कल प्रधानमंत्री ने बार बार कांग्रेस का नाम लिया और ये आरोप लगाया कि नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर की सारी समस्याओं के कांग्रेस जिम्मेदार है. आप क्या जवाब देंगे? नहीं, अभी मैंने बोला ना, वही तो जवाब है. मुझे प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेट की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में. भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं. मुझे क्या जवाब देने की जरूरत है? राहुल विलास, मेरा सवाल ये एक मिनट मोहित, ऑर्डर से प्लीज. Mr. Gandhi, you waxed eloquent.
राहुल, आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने बोला सदन में कि गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दे दिया। अमित शाह साहब ये कहते हैं कि मणिपुर के सीएम को हटाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और वो कभी भी कोई हमने डीजीपी चेंज किया, डीजीपी चेंज कर दिया, उन्होंने जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हम चेंज करना चाहते थे, इसलिए मणिपुर सीएम को हटाने की मणिपुर कोई जरूरत सीएम, नहीं। जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर जलता जाए? राहुल जी, एक संसद में एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि कई सेशन से ऑपोजिशन के एमपीज या तो सस्पेंड हो रहे हैं या डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, या एक सेशन से ज़्यादा ये ऑपोजिशन के एमपीज का जो प्रिविलेज मोशन या प्रिविलेज रूल्स के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है या सस्पेंशन हो रहा है, इसका जो ट्रेंड बढ़ रहा है, इसको आप लोग कैसे एड्रेस करेंगे? आप देखिए, एमपीज को निकालें, वापस डालें, हमारा काम बदलता नहीं है। हमारा लक्ष्य जो मणिपुर में हो रहा है उसको रुकवाने का है। जो भी औजार हमारे हाथों में है, उस हिंसा को रुकवाने के लिए उनका हम प्रयोग कर रहे हैं और करेंगे। Yeah, Mr. Gandhi, you talked about using the army, deploying the army to control violence. You spoke that in Parliament. You've repeated here. But the BJP has criticized you and even previous Congress governments, saying that we want to solve the issue through dialogue. And they've criticized that in the 60s, in 64, the Mizo National Famine Front was bombed by the Indian Army, by the Indian Air Force. So they said that, you know, they do not believe I have never heard in my entire career, I have never been told anywhere I have been in India that if you take this person as a security officer with you, we will put a bullet in his head. I have never heard it. And I heard it twice in Manipur. That means there is no dialogue in Manipur. There is pure violence taking place in Manipur. The first step is to stop the violence, put an end to it. I point out the army, but what I mean is that the Prime Minister has multiple instruments in his hands. He's not using them. It's been burning for 4 months. He's doing nothing and he's laughing. I'm amazed people can't see this. That he's sitting in Parliament and laughing. जयराम जी, Last question. जयराम जी, मोहित दुबे हूँ न्यूज नेशन से। आपने 37 मिनट का भाषण। जयराम जी, राहुल जी नहीं, मतलब आप मुझसे जयराम कर रहे हैं या उनसे? राहुल जी, जय सिया राम। राहुल जी, आपने 37 मिनट का भाषण लोकसभा के भीतर दिया और 37 मिनट में सिर्फ आपको करीब 14 मिनट ही दिखाया गया, बाकी आपके चेहरे पे कैमरा नहीं था और आप मणिपुर गए, मैक्सिमम टाइम आपने मणिपुर के ऊपर बोला। इस परंपरा को आप किस तरीके से देखते हैं? पता नहीं, शायद कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है। बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बोलना था, देखिए, मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूं कि मीडिया पे कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूं, मगर मुझे अपना काम करना है। मैं अपने काम को करता हूं। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा।
हाँ, okay, last question, brother. The Supreme Court has already said what it has in terms of a constitutional breakdown, as well as now, you are asking for the army. Do you believe that Article 356 is the only way out? Or I'm not asking for anything. Please don't misunderstand. It is not my place to decide which tool the Prime Minister can use, which instrument he should use. I am pointing out that there are multiple instruments that the Prime Minister has at his disposal, and he is not using a single one. I'm pointing out that Manipur has been burning now for 4 months, and the Prime Minister is in a very good mood. He's sitting in Parliament, he's laughing, he's joking, his entire cabinet is in giggles. This to me seems completely insane. This has got to stop. India is burning in Manipur. The idea of India has been destroyed in Manipur. Let's rebuild it quickly. Thank you. तो कांग्रेस मुख्यालय से आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जिन्होंने कई सारी चीजों को लेकर जवाब दिया है और कल जिस तरीके से संसद के भीतर अविश्वास प्रस्ताव गिरा है और साथ ही कई और मुद्दे जो इस सत्र के दौरान उठे थे उन सब को लेकर जवाब देते नजर आए हैं राहुल गांधी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है गाजीपुर से, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने मऊ सदर सीट से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी के एक पुराने आपराधिक मामले में कोर्ट की कार्यवाहियों को पूर्ण करते हुए आगामी 18 अगस्त को फैसले की तारीख मुकर्रर की है। बताते चले कि अब्बास अंसारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और विभिन्न आपराधिक मामलों में कासगंज की जेल में बंद है। उनके ऊपर मऊ, लखनऊ और गाजीपुर में कई आपराधिक मुकदमे कोर्ट में है लंबित, जिसमें ये मामला गजल होटल लैंड डील से जुड़ा हुआ है। गजल होटल माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम से खरीदा गया था। तब ये लोग नाबालिग थे और उनकी कस्टोडियन के रूप में उनकी मां अफशा अंसारी भी इस मुकदमे में अब्बास और उमर के साथ दोषी हैं। तो शहर के अंतर्गत महुआ बाग में गजल होटल के नाम से जो जमीन थी, उस जमीन की रजिस्ट्री को लेकर के इन लोगों के ऊपर 419, 420, 467, 68, 478 का मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें अब्बास अंसारी और उनकी माता अफसा अंसारी, उमर अंसारी आदि लोग नामित अभियुक्त थे। अब्बास अंसारी जुवेनाइल घटना के समय जुवेनाइल होने के कारण उनके जमानत का प्रार्थना पत्र जुवेनाइल कोर्ट में पड़ा था और वहां से निरस्त हो जाने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में श्री अरविंद मिश्रा के सामने आज पेश हुआ था, बहस हुई है और निर्णय के लिए उसमें 18 अगस्त लगा दिया गया। तो क्या अब्बास अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मौजूद नहीं, अब्बास अंसारी को उपस्थित। बाराबंकी पुलिस ने बिहार के 2 बेहद शातिर साइबर ठगों को दबोच लिया है। ये दोनों एटीएम में फेविक्विक लगाकर ग्राहकों के खाते से लाखों रुपए लूट लेते थे। इन दोनों ने प्रदेश के कई जिलों में, साथ ही बिहार के भी कई प्रदेशों में वारदातों को अंजाम दिया है और पुलिस ने इनके कब्जे से कई लोगों के अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और 3.5 लाख रुपए कैश और घटनाओं को अंजाम देने वाले उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। बता दें कि सर्विलांस और नगर कोतवाली पुलिस टीम ने सतीश कुमार और चंदन कुमार नाम के इन शातिर साइबर ठगों को करौली से गिरफ्तार किया। ये दोनों बिहार के जमुई थाना क्षेत्र में सिकंदरा के निवासी है। बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा ने इन दोनों के कारनामों का खुलासा किया है। सर्विलांस टीम और कोतवाली की टीम ने मिलकर के एक बहुत ही जबरदस्त खुलासा किया है एक ऐसे गैंग का जो एटीएम कार्ड को फंसा करके लोगों के पैसे उनसे ठगते थे। इनका प्रक्रिया यह था कि एटीएम कार्ड में ये क्विक फिक्स लगा करके, जो ऐसा व्यक्ति दिखता था जो कम पढ़ा लिखा या गांव से आया हुआ है, तो उसका एटीएम कार्ड उसमें चिपक जाता था। ये उस एटीएम कार्ड को बाद में अपना क्लास और उससे निकालते थे। इनकी होशियारी क्या होती थी कि वहाँ जो एटीएम है उस एटीएम पर एक नंबर लिखते थे, जो बिहार में ये चंदन और सतीश नाम के जो दोनों व्यक्ति आज इन्होंने पकड़ा है हमारी टीम ने, ये बिहार जमुई के रहने वाले हैं। बस्ती जिले के सल्टोवा ब्लॉक के परसा कुसुम गांव के पास नहर पर बना पुल अचानक ही क्षतिग्रस्त होकर
धंस गया है और जिसकी वजह से दर्जनों गांवों का आवागमन भी रुक गया। करोड़ों की लागत से बना पुल अचानक धंसने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुल का मरम्मत कार्य शुरू किया गया और जिससे आवागमन को फिर से बहाल किया जा सके। एक्स-सीएन आर.के. गौतम ने कहा कि गांव वालों ने सिंचाई के लिए बांस बल्ली लगाकर पानी को रोका था, जिसकी वजह से पानी के अत्यधिक दबाव की वजह से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल की मरम्मत का काम शुरू किया गया था और साथ ही शासन को नहर पर नए पुल का प्रस्ताव भेजा जाएगा। सल्टोवा गोपालपुर विकास खंड में नहर विभाग की जो सिंचाई विभाग की नहर पर एक पुल बना हुआ था, जिसकी फाउंडेशन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसमें कुछ समस्याएं आई हैं। उसकी मरम्मत भी की जा रही है और संबंधित सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित कर दिया गया है कि यदि उसके स्थान पर नए पुल की आवश्यकता है तो आवश्यक आंकलन बनाकर शासन को प्रेषित करने की भी कार्रवाई सुनिश्चित। धर्मनगरी अयोध्या से सटे बस्ती जनपद का मखौड़ा धाम, जहां पर राजा दशरथ के द्वारा पुत्र गोमुष्ठी यज्ञ करवाया गया था और जिसके बाद भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए ये मखौड़ा बेहद खास है और पौराणिक और धार्मिक स्थल है। अब इसी धार्मिक स्थल के नाम से बस्ती जनपद का 5वां तहसील बनने जा रहा है, जिसका प्रस्ताव प्रशासन की तरफ से शासन में भेज दिया गया है और जल्द ही शासन से हरी झंडी मिलने के बाद मखौड़ा धाम को नया तहसील बना दिया जाएगा। बता दें कि प्रशासन की तरफ से भेजे गए मखौड़ा तहसील में वर्तमान के हरैया तहसील के विक्रमजोत और परशुराम ब्लॉक के 571 राजस्व गांवों को लिया गया है। अभी तक बस्ती जनपद में 4 तहसील हैं, जिसमें बस्ती सदर, रुधौली, हरैया और भानपुर शामिल है, लेकिन मखौड़ा तहसील बन जाने से बस्ती जनपद में तहसीलों की संख्या 5 हो जाएगी। जनपद बस्ती में 4 तहसीलें हैं, जिसमें हरैया तहसील पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है, क्योंकि यहाँ पर 1500 से ऊपर राजस्व ग्राम हैं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पर मांग की जाती रही है कि एक बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण इसमें इसकी छोड़ी एक तहसील का निर्माण करा दिया जाए। जो मखौड़ा मनवर नाम के से तहसील की एक बात माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है। इसका प्रस्ताव राजस्व परिषद में भेजा भी गया है और इस पर निर्णय राजस्व परिषद से होना है और जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर जिले के बेटों ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की तो चर्चा तो लाजमी है। हालांकि इस परिवार में सभी पढ़े लिखे ओहदेदार हैं, लेकिन सौरभ कटियार ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर असिस्टेंट कमांडेंट का पद लिया है। यूपीएससी परीक्षा 2022 में पूरे देश से कई परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जिसमें जिले के लाल सौरभ कटियार पुत्र सत्येंद्र कटियार निवासी चैनपुर मसीनी फर्रुखाबाद ने हिस्सा लिया था। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में सौरभ कटियार को ऑल इंडिया 49वां स्थान मिला और आज वो यूपीएससी के परीक्षा के पास कर असिस्टेंट कमांडेंट का पद भी मिला है। इस जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सौरभ कटियार की माता सुषमा कटियार गृहिणी है और पिता सत्येंद्र कटियार सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं। मैंने यूपीएससी की असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2022 उत्तीर्ण की है। अभी मेरी 49th रैंक आई ऑल ओवर इंडिया। और कठिनाइयों की बात करें तो यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स काफ़ी कठिन होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो रिसोर्सेज इकट्ठा करने में, गाइडेंस देने में लोगों का, यही सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बाकी सब मेरे परिवारजनों और दोस्तों का काफ़ी योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय मैं माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी। मैं हाउस वाइफ हूँ। आज आपके बच्चे ने यूपीएससी में 49वीं रैंक हासिल की है, कैसा महसूस कर रही हूँ? क्या कहना चाहेंगे लोगों के? मुझे बड़ी खुशी हुई है। मेरे बच्चे ने मेहनत की है, उसको कामयाबी मिली है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं और जहाँ ये अपने ताऊ के पास, ताई के पास रुका गाजियाबाद में, वो भी बहुत खुश है। शुरू से पढ़ाई में कैसे थे? शुरू से ही KG 1 से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जहाँ भी हम जाते थे पेरेंट्स मीटिंग में वगैरह में, तो हम कुछ पूछते थे, भैया क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं बच्चा कर रहा है, तो कह रहा नहीं, गुड, वेरी गुड। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां विभिन्न बैराजों से छोड़े गए पानी और बारिश के चलते सरयू नदी तेजी से उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 92.730 सेंटीमीटर को लांघकर 17 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार जलस्तर में लगातार 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते जिले के 3 तहसीलों में बाढ़ के खतरे की घंटी बज गई है। केंद्रीय जल आयोग अयोध्या के अनुसार नदी का जलस्तर बुधवार की शाम 5 बजे खतरे के निशान की ओर तेजी से पहुंच गया। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। जिला आपदा प्रबंधन की ओर से रुधौली, सोहावल और सदर के SDM और तहसीलदारों को प्रभावित होने वाले गाँवों में मूवमेंट के लिए कहा गया है। प्रबंधन की ओर से 3 बजे तक प्रभावित होने वाले गाँवों की ताज़ा रिपोर्ट भी मांगी गई है।
और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बहराइच से, जहां पर कोतवाली देहात क्षेत्र गांव आदलपुर निवासी युवक का नाम आर्मी में आ गया था और मेडिकल के दौरान युवक के पैर में काला दाग दिखाई देने की वजह से युवक को पहले बिजनौर फिर बाद में लखनऊ बुलाकर दोबारा मेडिकल किया गया, लेकिन मेडिकल में उसे निराशा हाथ लगी। युवक लखनऊ से वापस अपने घर आ गया था और मॉर्निंग वॉक के बाद उसने खुद गोली मार ली, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये गया था बिजनौर में मेडिकल देने, वहाँ पे पैर में इसके धब्बा की वजह से इसको बाहर निकाल दिया। 3 से 4 बार ये परीक्षा दे चुका है, हर एक चीज़ में किसी न किसी चीज़ में इसे बाहर कर देते थे। फिर क्या हुआ है? उसी की वजह से वहाँ से आया और बाएं साइड में अपने आप को गोली मार लिया। ये किस चीज़ में परीक्षा दे रहा था? SSC GD में। अच्छा, ये क्या कह रहा था? देशभक्ति का केवल देशभक्ति, केवल देशभक्ति के लिए मर रहा था, केवल आर्मी में जाना चाहता था। बस इसका एक लक्ष्य था कि हमें आर्मी में होना, बस इसका यही एक लक्ष्य था, बाकी इसका कोई लक्ष्य नहीं था। मजनुआ दाखिला आदिलपुर रंजीतपुर, जो कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का गाँव है, यहाँ के रहने वाले थे रोहित कुमार शर्मा। उनके पिताजी का नाम उमेश चंद शर्मा है। 23 वर्ष की उम्र का लड़का है और ये जो CRPF सेंटर है लखनऊ में, वहाँ पे भर्ती के लिए गया था। वहाँ से मेडिकली अनफिट होने के बाद ये आया था रात में 9 बजे और तनावग्रस्त था। आज सुबह 6:30 बजे के करीब इसने तमंचे से अपने ऊपर गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। डेड बॉडी मर्चरी में है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है और इसमें अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरैना से अगली खबर, जहां पर 2 नवजात शिशुओं की मौत से सनसनी मच गई है। जिला अस्पताल परिसर में मौत से हड़कंप मच गया। गुस्साए परिजनों ने काफी देर तक हंगामा किया है और मौके पर पहुंची थाना कोतवाली पुलिस। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। डॉक्टरों ने डिलीवरी के लिए मांगे थे 5,000 रुपए। अलग अलग जगह के निवासी 2 परिवारों ने बच्चे खोए हैं। तो ये आम खबर, जहां पर गुस्साए परिजनों ने काफी देर तक हंगामा किया। आम खबर आपको हम बता दें, मौके पर पहुंची थाना कोतवाली पुलिस। अगली खबर है रतलाम से, जहां पर इस बार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम नगर की खाचरौद नाका स्थित कृषि मंडी प्रांगण में होगा। सालों से यह आयोजन महात्मा गांधी स्कूल मैदान में होता आ रहा है, लेकिन इस बार वहां CM राइज स्कूल का निर्माण चल रहा है और इसीलिए प्रशासन ने मंडी प्रांगण को मुख्य समारोह के लिए चिन्हित किया है। यहाँ प्रांगण की स्थिति और प्रारंभिक तैयारियों के लिए SDM अनिल भाना ने मंडी का निरीक्षण किया और सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। शासन प्रशासन के द्वारा हर घर तिरंगा लगाने को लेकर भी टीम गठित कर दी गई है और हमारी टीम शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तिरंगा लगाने की शुरुआत कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम को लेकर बारिश को देखते हुए भी निर्देशित किया गया। इस मौके पर तहसीलदार लीना जैन, नायब तहसीलदार वैभव जैन, CMO दुर्गा बामनिया, थाना प्रभारी BD जोशी आदि मौजूद थे। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। तो लखनऊ से खबर, जहां पर महिला ने 2 बच्चों के साथ लगाई फांसी। तो लखनऊ से खबर सामने आई है, जहां पर एक महिला ने 2 बच्चों के साथ फांसी लगा ली है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एक महिला ने 2 बच्चों के साथ फांसी लगा ली। पहले बच्चों को आपको बता दें कि यहाँ पर 30 वर्षीय महिला ने 2 मासूम बच्चों के साथ खुदकुशी की है और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर एक ही परिवार के और लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें और लखनऊ से खबर है, महिला ने 2 बच्चों के साथ फांसी लगाई है। तो महिला ने 2 बच्चों के साथ फांसी लगा दी और फांसी पर लटक कर खुद भी मौत
के हवाले है। 30 वर्षीय महिला ने 2 मासूम बच्चों के साथ खुदकुशी की है। और भरत सेठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, क्या वजह थी, आखिर महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 30 वर्षीय महिला है जिसका नाम था सौम्या देवी। वो अपने परिवार के साथ लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत किराए के मकान में रहती थी। इनके पति थे जो लखनऊ में एक निजी होटल में जॉब करते थे, जिनका नाम रवि बताया जा रहा है। फिलहाल ये मूल रूप से अगर बात करें बिहार की रहने वाली थी। इन्होंने कल देर रात ऐसा कदम उठाया जिससे पूरे मोहल्ले में, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जैसे ये जानकारी मिली, सुबह दरवाजा बंद था, जैसे इनके पति ने दरवाजा खोला तो देखा कि 2 मासूम जो है वो फांसी के फंदे पे लटके हुए हैं और जो महिला थी 30 वर्षीय, वो खुद उन्होंने फांसी लगा ली है। प्रथम दृष्टि ये सुसाइड का मामला सामने आ रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो बात सामने आई है वो जो बेटा, एक 1.5 साल की जो बेटी थी और एक 3 साल का बेटा था, विनीत जिसका नाम था। इन्होंने पूरे परिवार को, अब 2 बच्चों को और खुद फांसी के लगाकर सुसाइड कर लिया है। वजह क्या है, पूरे जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि 3 मौत से पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। फॉरेंसिक्स जो टीम थी वो भी मौके पर पहुंची थी, जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल उसके पति से भी पुलिस ने पूछताछ की है, क्या किसी तरीके का विवाद हुआ था, किस चीज का क्या मामला था, लेकिन अभी ये खुल के बातें सामने नहीं आई। जांच इसकी जारी है। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने वहां पे सुसाइड नोट भी देखने की कोशिश करी। तमाम जो पुलिस कर्मचारी थे वहां से सुसाइड नोट टाइप का भी ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, मौत का कारण जानने के लिए पुलिस की जो कई टीम्स है वो लगा दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि परिवार के 3 लोगों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लखनऊ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के किराए के मकान में परिवार रहता था। और बुलंदशहर से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। तो बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी, जहां पर बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मारती है और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तो 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। और फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मरने वालों की भी संख्या सामने आई है। साहिबाबाद डिपो की रोडवेज बस के पर खच्चे उड़ गए। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर भीषण सड़क हादसा, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। कई एम्बुलेंस और पुलिस बल राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बेहद तेज ये टक्कर रही और तेज रफ्तार ट्रक ने एक बस में टक्कर मारती है। बुलंदशहर में ये बेहद भीषण हादसा सामने आया है। ये साहिबाबाद डिपो की बस थी जो बदायूं से दिल्ली जा रही थी। बुलंदशहर पार करके दिल्ली की तरफ मुड़ रही थी। अडौली तिराहे पे दिल्ली की तरफ से आ रहा एक ट्रक उसने टक्कर मारी और उसमें दुर्घटना घटी है। काफ़ी बस क्षतिग्रस्त हुई है और अभी तक के हिसाब से जो हम लोगों के पास है, 4 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और 9 लोग घायल हैं। और भी हम लोग अगल बगल के हॉस्पिटल चेक करा रहे हैं कि वहाँ तो कोई घायल नहीं है और मौके पर पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। और अभी तक जो बातचीत में पता चला है, सारे लोग वहीं संभल या बदायूं के हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, 4 यात्रियों की जान चली गई, बेहद भीषण यह हादसा हुआ, कई लोग घायल हैं। घायलों को फिलहाल क्या सही उपचार मिल पा रहा है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर कोतवाली देहात से NH 91 के अडौली मोड़ का मामला है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे की बात की जाए तो दिल्ली से की तरफ से जो आ रहे ट्रक ने एक रोड बस में टक्कर मारी, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। 4 लोगों की वहीं तत्काल मौके पर मौत भी हो गई है। घटना की सूचना पाते ही जनता बुलंदशहर के DM चंद्र प्रकाश सिंह, SSP श्लोक कुमार और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जो घायल है उनके लिए तत्काल राहत मुहैया कराई गई है और उनके लिए एम्बुलेंसों के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और तमाम डॉक्टरों को DM ने निर्देश दिए हैं कि जो घायल है उनके लिए सही से सही सुविधा मुहैया कराई जाए और जो जिनकी जो हालत ज्यादा नाजुक थी उनके लिए हायर सेंटर के लिए भी मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। अगर मरने वालों की अगर बात की जाए तो मरने वाले इनमें 2 महिला हैं और 2 पुरुष हैं और सभी लोग जो बताया जा रहा है कि बदायूं और संभल के लोग थे।
तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भीषण हादसा हुआ है वो दर्दनाक हादसा है कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर जनता एम्बुलेंस के तमाम प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पुलिस अधिकारी वो मौके पहुंचे, तमाम एम्बुलेंस कई एम्बुलेंस मौके पहुंची है और राहत कार्य बचाव कार्य अभी तक जारी है। हालांकि जो बात की जाए 9 लोगों को अभी तक उसमें निकाल लिया है और लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा है। तो तमाम डीएम वहाँ खुद मौके पे पहुंच के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो तमाम जो घायल है उनके लिए जिला अस्पताल में जो सीएमओ है डॉक्टर विजय उनके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल सुविधा उनके इलाज मुहैया कराया जाए और अच्छी से अच्छी दवाई दी जाए। बिल्कुल अनिल, देखिए जो लोगों की यहाँ पर जान चली गई है, क्या इनके परिजनों को इस दुखद हादसे के बारे में सूचना दी गई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो हादसे के बाद यह लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करने के बाद में लोगों के जो जनता पुलिस के डीएम है उनका कहना यह है कि सभी परिजनों के जो मरने वाले हैं उनके परिजनों को सूचना दी जाएगी, तो उनके तमाम का जो आधार कार्ड वगैरह उनको चेक किए जा रहे हैं। ठीक है, आधार कार्ड निकले यानी लोगों को शिनाख्त किए जाने के बाद उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। शुक्रिया आपका अनिल अधिक जानकारी के लिए। तो बेहद दुखद हादसा हुआ है जहां पर आपको बता दें कि 4 यात्रियों की जान चली गई है। बुलंदशहर में बस और ट्रक की टक्कर हो गई है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।